कंपाउंड रॉड डिस्कस की थी और उसकी इलॉन्गेशन डिस्कस की थी व्हेन इट वाज, जब उसको हमने पुल किया बोथ साइड से, देन वी डिस्कस्ड कि कंपाउंड रॉड में इलॉन्गेशन क्या हुई थी। ये बेटे ये दूसरा मटेरियल, ये तीसरा मटेरियल था। सो जो डेल्टा एल था दैट वाज डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3। नाउ बेटे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बेटे एक इफेक्ट है विच इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। सपोज हमने किसी स्पेसिमन को लिया और उसको स्ट्रेच कर दिया, तो बेटे ऐसा होता है कि उस स्पेसिमन को अगर आप स्ट्रेस करते हैं, सपोज इफ यू स्ट्रेस ए पर्टिकुलर स्पेसिमन, तो उसमें स्ट्रेन डेवलप होता है। और बेटे होता क्या है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाते जाते हो स्ट्रेन बढ़ता जाता है। अब इस तरह का हमारे पास कर्व आ जाता है, यू नो दैट कि इस तरह का कुछ कर्व आ जाता है। अब देखिए बेटा, जब हम स्ट्रेस का रिमूवल करते हैं तो एक्सपेक्टेड बिहेवियर ये था कि ये ग्राफ वापस रिटर्न कर जाना चाहिए। जैसे आपने स्ट्रेस हटाना शुरू करा तो क्या होना चाहिए, इट शुड गो बैक, इसी तरह से पीछे आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता बेटे। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप स्ट्रेस रिमूव करना शुरू करते हैं तो स्ट्रेन का कर्व कुछ ऐसा आ जाता है बेटे, ये इस तरह का। ये जो कर्व है, दिस डिपिक्ट्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, दिस डिपिक्ट्स इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अब देखो बेटे, ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेन है इट हैज लैग्ड बिहाइंड द स्ट्रेस। स्ट्रेन जो है इट हैज लैग्ड बिहाइंड द स्ट्रेस। कैसे, देखो बेटा, जब इतना स्ट्रेन था तो स्ट्रेस वैल्यू यही थी। अब रिमूवल पे स्ट्रेस वैल्यू सेम है बट स्ट्रेन ज्यादा है। इसका मतलब है अभी भी हमारा जो मेंबर है जिसको हमने स्ट्रेस किया था उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कुछ ना कुछ उसमें अभी भी स्ट्रेन रह गया है, ज्यादा स्ट्रेन पड़ा है। तो ये जो इफेक्ट है दिस इज सीन इन डिफरेंट मटेरियल्स एंड दिस इफेक्ट वी कॉल एज द इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इस इफेक्ट को इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं बेटा। और जो एनर्जी वेस्ट होती है इसमें दैट इज गिवन बाय द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर कर्व। सो ये क्या देता है, लॉस ऑफ एनर्जी देता है हमें इसका एरिया। तो हमने बेटा स्ट्रेन किया किसी चीज को, किसी चीज पे स्ट्रेस लगाया और हमारे लिए एक्सपेक्टेड था कि जब हम स्ट्रेस का रिमूवल करेंगे तो स्ट्रेन उसी पाथ को, उसी वापस ग्राफ उसी पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, ग्राफ जो है वो दूसरे पाथ से जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इवन ऑन रिमूवल ऑफ सम स्ट्रेस द स्ट्रेन इज लैगिंग बिहाइंड। तो ये जो ग्राफ है दिस डिपिक्ट्स अस इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम लोग इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कहते हैं बेटा। नाउ नेक्स्ट इज फटीग। नेक्स्ट इज बेटे फटीग। अब फटीग से लिंक्ड है बेटा फटीग फेलियर। व्हाट इज फटीग नाउ, क्या होती है बेटे फटीग? देखिए ऐसा है बेटे, जब हम किसी भी चीज पे रिपीटेड लोडिंग करते हैं, सिंपल सी बात है बेटे, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। आप लोगों के पास कुर्सियां हैं और उस कुर्सी पे डेली हम थोड़ी देर बैठते हैं, फिर उठ जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, उठते हैं, ये साइकिल रिपीट हो रही है। अब कुर्सी पे जब आप बैठते हैं तो कुर्सी पे लोड आया और जब आप उठ गए तो लोड हट गया। आप दिन में 5 घंटे कुर्सी पे बैठे बेटा और बाकी टाइम घूमते रहे, बाकी टाइम कुर्सी खाली रही। तो इसका मतलब क्या है, रिपीटेड लोडिंग हो रही है, रेगुलर 5 घंटे की लोडिंग हो रही है। तो दिस लीड्स टू फटीग। फटीग क्या होती है बेटे, रिपीटेटिव इंटरमिटेंट लोडिंग, इंटरमिटेंट लोडिंग, दैट इज कॉल्ड फटीग। रेपिटेटिव डेली और लोडिंग। तो बेटा एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब हम देखिए, जब आप लोड डालते हैं तो चीज स्ट्रेच हो जाती है, यानी डिफॉर्मेशन हो जाती है उसमें, और जब लोड हटाते हैं तो वापस रिगेन करती है। ये कंटिन्यूअस
लोडिंग पे स्ट्रेचिंग और फिर रिगेनिंग, लोडिंग पे स्ट्रेचिंग और फिर रिगेनिंग, ये चलती रहती है। अब होता क्या है बेटे, जब ये वाला प्रोसेस चलता रहता है तो एक दिन ऐसा आता है जब वो स्पेसिमन अब फटीग हो चुका है और टूटने वाला है, इट फ्रैक्चर्स। सो सच ए लोडिंग और सच ए फ्रैक्चर इज कॉल्ड ए फटीग फ्रैक्चर। इस तरह के फ्रैक्चर को हम लोग फटीग फ्रैक्चर कहते हैं। अब बेटा इस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी का लास्ट पार्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज टॉर्शन। लास्ट पार्ट डिस्कस करूंगा टॉर्शन। टॉर्शन बेटे AIEEE के सिलेबस में है, एज पर बोर्ड के सिलेबस में नहीं आता। तो टॉर्शन का जो आर्टिकल है स्पेसिफिकली इट इज मेंट फॉर AIEEE। अब देखिए इसमें हमारे पास बेटा एक ऐसे कोई सिलेंडर है। व्हाट इज टॉर्शन, पहले तो ये समझाऊंगा टॉर्शन होती किसमें। जनरली टॉर्शन ट्विस्ट के साथ लिंक्ड होती है और शाफ्ट्स में होती है बेटे। जनरली टॉर्शन शाफ्ट्स के साथ लिंक्ड होती है, ठीक है बेटे, और ट्विस्ट के कारण जनरेट होती है। अब देखिए ये मेरे पास एक सिलेंडर है बेटे, मैंने इसका ऊपर वाला एंड फिक्स कर दिया। मैंने सपोज कीजिए इसका ऊपर वाला एंड फिक्स कर दिया। नाउ ये मैंने वॉल के साथ फिक्स किया हुआ है और ये नीचे वाला एंड है बेटा। अब नीचे वाले एंड को मैं क्या कर रहा हूं कि घुमा रहा हूं, ट्विस्ट कर रहा हूं। जैसे ये मैंने पकड़ लिया बेटा, ये मार्कर पकड़ लिया और इसको क्या कर रहा हूं, एक एंड से फिक्स कर रखा है और दूसरी तरफ से ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट दे दिया। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग मूवमेंट। इसको ऐसे एक साइड से पकड़ के बेटा दूसरे साइड से ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट दे दिया। और ये ट्विस्टिंग मूवमेंट इतना सफिशिएंट है टू डिफॉर्म दिस पर्टिकुलर शाफ्ट। इस शाफ्ट की डिफॉर्मेशन हो जाएगी। अब वो डिफॉर्मेशन क्या होगी बेटे, दैट इज शियर डिफॉर्मेशन, शियरिंग डिफॉर्मेशन अलोंग द लेंथ। क्या होगा, जो लेयर्स होंगे इस पर्टिकुलर शाफ्ट के, दे विल स्लाइड वन अबव द अदर, दे विल स्लाइड वन अबव द अदर। और बेटा मैं यहां पे एक पॉइंट फिक्स अप कर लेता हूं, ये पॉइंट ए। जब इसकी आपने ट्विस्टिंग कॉज करी, ट्विस्टिंग मतलब इस तरह की लोडिंग इस पे दी, जो ट्विस्ट होने के बाद ये पॉइंट यहां पे सरक के पहुंच गया, दिस पॉइंट रीच्ड हियर। अब विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट हियर, इसके हिसाब से बेटा ये देखिए ये शेयरिंग हुई along the length. Suppose the length of the cylinder is L. मान लीजिए सिलेंडर का लेंथ जो है वो L है, तो L यदि आप सिलेंडर का लेंथ ले रहे हैं तो देखिए बेटा ये सेंटर है, ठीक है। और अगर मैं रेडियस के अलोंग देखूं तो रेडियस के अलोंग ये जो हुआ, दिस इज कॉल्ड ट्विस्टिंग। रेडियस के अलोंग ये क्या हुआ, ट्विस्टिंग हुआ। दिस इज एंगल थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट अलोंग द रेडियस। जब आपने बेटा इस चीज को ऐसे टॉर्शन ऐसे किया तो व्हाट हैपेंड, ये पॉइंट सरक के यहां पहुंच गया। और बेटा ये जो एंगल आया बीच में अलोंग द लेंथ, जो एंगल आया दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ शियर, दैट इज फाई। और ट्विस्ट किसके अलोंग आया, रेडियस के अलोंग आया। लेट अस से द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज आर। नाउ थीटा इज कॉल्ड बेटा एंगल ऑफ ट्विस्ट, theta is called angle of twist, and phi beta phi is called angle of shear. Now बेटे आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ठीक है। तो अब आप देखिए बेटा ये length of arc AA dash can be written as R into theta, and एंगल ऑफ शियर के लिए भी ये क्या है, R की है, और बीच में एंगल ऑफ शियर कितना है, फाई है। नाउ बेटा देखिए AA dash can also be written as L into phi। इसका मतलब क्या हुआ कि AA dash तो बेटा दोनों सेम है, लेंथ तो सेम ही है, तो आई कैन से R theta is equal to L phi, R theta is equal to L phi, यानी कि R times radius times angle of twist is equal to length of the cylinder into angle of shear, that is phi। ये हो गया बेटा टॉर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको काइंडली याद रखेंगे। नाउ बेटे हम कुछ इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर बेस्ड। नाउ अ फ्यू सिलेक्टेड क्वेश्चंस, a few selected questions.
जो अभी तक हमने बेटे बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपके साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, ए वेट ऑफ 1 kg is suspended, a weight of 1 kg is suspended from the lower end of a wire of cross section 10 millimeter square. Find the magnitude of the stress. Now बेटे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, a weight of 1 kg is suspended from the lower end of a wire of cross section 10 millimeter square. Find the magnitude of the stress. ये बेटे हमारे पास यहाँ पे एक तार है, इस तार से किलो का भार लटका रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तार का आपको दे रखा है, दैट इज 10 मिलीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा आपको। और आपने पता करना है स्ट्रेस। तो आपको पता है बेटा स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। सो वेट कितना हो गया बेटे, वेट इज इक्वल टू 1 इंटू, ठीक है बेटे, वेट इज इक्वल टू 1 इंटू 9.8, ठीक है बेटे, इतना न्यूटन होल अपॉन, या आप ऐसा करो जी की वैल्यू 10 ले लो बेटे, जी की वैल्यू वी कैन टेक एज 10। तो वेट हो गया मास इंटू जी और ये हो गया 10 और बटा एरिया कितना है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटे स्ट्रेस कितना आ गया राजे, स्ट्रेस इज 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, इसको चाहो तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो। ठीक है बेटे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, question number 2, the length of a wire increases by 1% on loading a 2 kg weight on it. Calculate the linear strain in the wire. अब देखिए बेटा, length of a wire increases by 1% on loading a 2 kg weight on it. Calculate the linear strain in the wire. तो हम लीनियर स्ट्रेन निकालना चाहते हैं। आपको पता है बेटे लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे इसका। लीनियर स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है बेटे, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अब अगर आप ओरिजिनल लेंथ L मानते हैं बेटा, तो इंक्रीज कितना है, लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीजेज बाय 1%। 1% मतलब अब जो डेल्टा L हो गया आपके पास वो हो गया 1% ऑफ L, तो 1/100 ऑफ L, दैट इज 0.01 L। तो इसका मतलब स्ट्रेन कितना हो जाएगा बेटे, स्ट्रेन हो जाएगा 0.01 इंटू L बटा L, दैट इज इक्वल टू 0.01। आपको पता है स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, तो स्ट्रेन हो गया 0.01। नेक्स्ट बेटे थर्ड क्वेश्चन, next question, that is third question. Two persons pull a rope towards each other, each person
exerts a force of, each person exerts a force of 100 Newton on the rope, find the Young's modulus, find the Young's modulus of the material of the rope, of the material of the rope, if it extends in length by 1 centimeter. Original length of the rope is equal to 2 meter, and the area of cross section is equal to 2 centimeter square. देखिए बेटे, दो persons हैं, there are two people who are pulling a rope towards each other. Each person exerts a force of 100 न्यूटन on the rope. तो 100 न्यूटन की फोर्स हर एक आदमी रोप के ऊपर लगा रहा है, यानी कि रोप इज अंडर टेंशन. रोप ऐसे है बेटा, ये रोप है और इसको दोनों साइड से अगर आदमी खींच रहे हैं 100 न्यूटन की फोर्स लगा के, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, रोप इज अंडर टेंशन. अब कहता फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इफ इट एक्सटेंड्स बाय 1 सेंटीमीटर और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप इज 2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बेटे आप क्या करेंगे इसमें, देखो यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो गया बेटे फोर्स बाय एरिया और स्ट्रेन हो गया डेल्टा एल बाई एल. ठीक है बेटे, तो y हो गया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस इज फोर्स बाय एरिया अपॉन स्ट्रेन इज डेल्टा एल बाई एल. तो आपके पास ये आ गया L इंटू डेल्टा एल. तो ये देखिए बेटा F कितना है 100, F इज 100 इंटू लेंथ. अब देखिए बेटा लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द रोप इज 2 मीटर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है बेटे. तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 2. अब इसको मीटर में बना लेंगे क्योंकि हम सारा सिस्टम किस में कर रहे हैं बेटा, SI में कर रहे हैं. तो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर इज 10⁻² मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻² मीटर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू बेटा इंटू डेल्टा एल. नाउ डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर है बेटे, 1 सेंटीमीटर मीन्स 1 इंटू 10⁻². तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे. अब आप देखिए ये आ गया 10⁻⁻⁶, तो ये आ गया 100 अपॉन क्या चीज बेटे 10⁻⁻⁶, ये हो गया 10⁻8. और यूनिट्स क्या हो जाएंगी बेटे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये क्लियर हुआ बेटे क्वेश्चन. ये क्या आ गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस पर्टिकुलर रोप विच इज बीइंग पुल्ड बाय 2 persons. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, फोर्थ क्वेश्चन. Next question, fourth question. The principal bone of the thigh, human thigh की बात हो रही है बेटे, of an adult male is 3 centimeter diameter, is 3 centimeter diameter. At what compressive load
at what compressive load it would break. It would break given ultimate strength, given ultimate strength for the bone in compression, is equal to 170 into 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बेटा ये हमें दे रखा है कि जो थाई बोन होती है ह्यूमन बीइंग की, एक ह्यूमन अडल्ट की, उस पे कितना मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड दिया जा सकता है, उसकी लेंथ दे रखी है बेटे हमें। ये रही, सॉरी डायमीटर दे रखा है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, और क्या है उस पे मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना लगाया जाए, उस पे मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड कितना लगाया जाए अगर उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है बेटे, अल्टीमेट मतलब फ्रैक्चर तक की स्ट्रेंथ कितनी है, 170 इंटू 10 की पावर 6। तो बेटा देखिए आपको पता है अल्टीमेट स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अल्टीमेट लोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो अल्टीमेट load, so this implies ultimate load is equal to ultimate stress into area of cross section, ultimate stress into area of cross section। अब आप देखिए बेटा ultimate load is equal to, now ultimate strength कितनी होगी 170 into 10 की पावर 6 into area of cross section, into area कितना हो जाएगा बेटे 22/7 पाई r स्क्वायर। r कितना हो जाएगा बेटे 3 सेंटीमीटर है, अब इसके मीटर बनाने पड़ेंगे, और ये डायमीटर है बेटे, रेडियस लेना पड़ेगा, रेडियस कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर। नाउ दीज मेनी न्यूटन्स विल बी द आंसर। आप देखिए इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बेटे बड़े इजीली। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 170 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 22/7 इंटू 3/2 इंटू 9/4 हो जाएगा बेटे, ये 9/4 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -4। नाउ बेटे इसको डिवाइड कर दीजिए इससे, 4 4 16, ये आ गया बेटे 42.5 और इसको 3.14। ये फर्दर कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और यहाँ पे ये यूनिट आएगी बेटा न्यूटन्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन बेटे, two wires are of the same metal, the length of the first wire, is half that of second wire, and its diameter is double that of second wire if equal loads are applied, then find the ratio of increase in
their lengths. सो बेटे देखिए दो वायर्स हैं, दोनों सेम मटेरियल की हैं। सेम मटेरियल का मतलब होना कि दे आर हैविंग सेम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और दूसरा कह रही है कि लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर इज हाफ दैट ऑफ सेकंड वायर। बताइए अगर मैं पहले की लेंथ L1 है, L1 इज इक्वल टू L2/2, फर्स्ट की लेंथ L1 है तो आपको L1 इज इक्वल टू L2/2 ये रिलेशन आ जाता है। अगर आप बेटे सेकंड की लेंथ को सपोज L मानते हैं तो फर्स्ट वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2। दूसरा क्या कह रहा है बेटे, एंड इट्स डायमीटर इज डबल दैट ऑफ सेकंड वायर। जो पहली वाली वायर है उसका डायमीटर दुगना है किससे, दैट ऑफ द सेकंड वायर। तो एरिया आपको पता है बेटा, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज πd²/4। ठीक है बेटे। तो अगर पहली वाली तार का सेकंड तार का डायमीटर d है, ठीक है जी, तो पहली वाली तार का डायमीटर क्या हो जाएगा 2d। तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया की प्रोपोर्शनलिटी है डायमीटर के स्क्वायर के। यानी दूसरे वाले का एरिया यदि a हुआ तो पहले वाले का एरिया क्या हो गया बेटा 4a, पहले वाले का एरिया 4a। तो ये हो गई हमारा फर्स्ट, ये हो गया सेकंड रिजल्ट। अब हमने बेटे क्या लोड सेम लगाए हैं, यानी कि अगर इस पे एफ लोड लगाया तो इस पर भी एफ लोड ही लगाया। आपने रेशो किसकी निकालनी है, इंक्रीज इन देयर लेंथ्स। अब आप देखिए बेटा, जो आपने लेंथ्स की रेशो में इंक्रीज वो निकालनी है, इंक्रीज ऑफ लेंथ्स की रेशो निकालनी है। देखो डेल्टा L1 इज इक्वल टू FL/AY, ये आपको फॉर्मूला पता है बेटे, डेल्टा L1 इज इक्वल टू FL/AY। नाउ डेल्टा L1 by डेल्टा L2 will be equal to F into L by A into Y, FL1 A1, लोड तो सेम है बेटे, वो तो कांस्टेंट ही है, इनटू, अब इसको डिवाइड करोगे आप तो ये हो जाएगा A2 इंटू वाई ओवर F इंटू L2। नाउ F और F कैंसिल हो गया बेटे, तो ये हो जाएगा y और y से y कैंसिल कर दो, तो L1 अपॉन L2, L1 कितना है बेटे L/2 अपॉन L, ये हो गया हाफ का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पे, इनटू बेटे 4। अब A2 ओवर A1, तो A2 सॉरी बेटे A2 कितना है A और A1 कितना है 4A, तो ये आ गया 1/4 का फैक्टर। तो ये क्या आ गई रेशो 1/8। सो इसका मतलब है डेल्टा L1 by डेल्टा L2 is 1:8। डेल्टा L1 by डेल्टा रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ इज 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। an automobile spring is compressed is compressed 15 mm by applying force of magnitude 450 Newton. A part, determine the spring constant, determine the spring constant of this spring, determine the spring constant of this spring. B part, what will be compression, what will be compression if a force of 2250 Newton is
अप्लाइड। नाउ बेटे देखिए ये क्या कर रहा है, ऑटोमोबाइल स्प्रिंग है और इसको कंप्रेस किया हमने 15 mm से बाई अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 450 न्यूटन। अप्लाई फोर्स कितनी गिरी, 450 न्यूटन। डिटर्मिन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, हमने क्या डिटर्मिन करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट डिटर्मिन करना है। दूसरा, व्हाट विल बी द कंप्रेशन इफ ए फोर्स ऑफ 2250 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन दिस। नाउ देखिए बेटा आपको ये चीज पता है कि अगर हम एक स्प्रिंग लेते हैं ना और उसमें जो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स होती है दैट इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्स। सो बेटा देखिए k जो है दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू f बाई एक्स, k इज इक्वल टू f बाई एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू फोर्स कितनी लगा रहे हो बेटे 450 अपॉन क्या चीज बेटे 15 mm, कंप्रेशन कितनी है, x कितना है 15 mm, सो 15 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी 30 इंटू 10 की पावर 3, these many न्यूटन पर मीटर, these many न्यूटन पर मीटर। सो ये क्या आ गया बेटे, दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के आ गया। अब दूसरे पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द कंप्रेशन इफ ए फोर्स ऑफ 2250 न्यूटन इज अप्लाइड। सो सेकंड क्वेश्चन में बेटा अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट तो पता लग ही गया, अब आपको ये उसने फोर्स दे रखी है और हम क्या निकालना चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड आउट एक्सटेंशन, लेट द एक्सटेंशन बी x डैश। सो देन f डैश इज इक्वल टू k टाइम्स x डैश। सो बेटा x डैश कितना हो जाएगा, f डैश अपॉन k, दैट इज इक्वल टू f डैश कितना हो गया बेटे 2250 अपॉन 30 इंटू 10 की पावर 3, ये बेटे कैंसिल कर दो। नाउ 3 7s are 21, 3 5s are 15, 75 into 10 की पावर -3, these many meters, or you can say 75 mm। अब जो कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी दैट इज 75 mm। नेक्स्ट बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, a sphere contracts in volume by 0.01% when subjected to a normal uniform pressure of 100 atmosphere. Calculate the bulk modulus of its material in CGS units। नाउ बेटे देखिए ये हमारे पास स्फीयर है और उसका कंट्रैक्शन इन वॉल्यूम आपको दे रखा है, तो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन है 0.01% का। अगर वॉल्यूम में कंट्रैक्शन है 0.01% का तो इसका मतलब क्या है बेटे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो गया 0.01 अपॉन 100, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए नॉर्मल यूनिफॉर्म प्रेशर ऑफ, तो देखिए प्रेशर बेटा कितना लगाया आपने 100 एटमॉस्फेयर। नाउ इसको हमें प्रेशर को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किसमें, वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस प्रेशर इन डाइन्स, मतलब इन सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेटा एक एटमॉस्फेयर
देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम बोलते हैं, सो दैट इज 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये बेटा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, आप कैसे, 1 इंटू 10⁵, 1 न्यूटन में 10⁵ टाइम्स अपॉन क्या चीज बेटे, 100, नीचे मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर कितना हो गया 10⁴, दीज मैनी डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा बेटे, दिस विल बी 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना हो गया बेटे, 100 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, अब आपने बल्क मॉडुलस निकालना है, ये तो हो गया डाइन में कन्वर्ट, और इसकी यूनिट होती ही कोई नहीं। तो अब देखिए बेटा, के बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह पे क्या ले सकते हैं, प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब साला वी, सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁶ अपॉन, ये हो जाएगा बेटे 0.01 अपॉन 100 था ना, इंटू 100, ये कितना हो गया बेटे, दिस विल बी 10⁻10, दिस विल बी 10⁻10। सो बेटे एक मिनट, ये हो गया 10⁸, 10, और ये इसका 2 और आ जाएगा, यानी कि 10⁻12, 10⁻12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the bulk modulus of elasticity. Now question number 8. A fluid of volume 1.5 into 10 to the power of -3 meter cube has its volume reduced by 3 into 10⁻⁻7 meter cube. When subjected to a pressure change, 5 into 10⁶ Newton per meter square. Find the compressibility of the fluid. बेटा एक फ्लूइड है और उसकी वॉल्यूम ये थी, और हैज इट्स वॉल्यूम रिड्यूस्ड बाई, इतनी वॉल्यूम घटा दी गई 3 into 10⁻⁷ मीटर क्यूब, ये रिडक्शन इन वॉल्यूम आया। व्हेन सब्जेक्टेड टू ए प्रेशर चेंज 5 into 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। हमने कंप्रेसिबिलिटी निकालनी है फ्लूइड की। बेटा देखिए कंप्रेसिबिलिटी जो होती है फ्लूइड की, दैट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। जो हमेशा हमने कंप्रेसिबिलिटी अगर कभी भी निकालनी है तो उसका बेटा क्या फॉर्मूला है, कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1/k, दैट इज 1 बल्क मॉडुलस। अब देखिए बेटा प्रेशर कितना है, यानी प्रेशर ये स्ट्रेस पैदा करेगा, ये प्रेशर क्या पैदा करेगा, स्ट्रेस पैदा करेगा। सो प्रेशर इज इक्वल टू 5 into 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेस। और बेटे वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी कितना हो गया, 3 into 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, और वी कितना है बेटे
फ्लूइड की वॉल्यूम कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब. Now you know that bulk modulus of elasticity is volumetric stress by volumetric strain, is stress by volumetric strain. तो स्ट्रेस कितना है बेटा प्रेशर के बराबर. सो प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी. सो बेटा प्रेशर कितना है 5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इंटू ये वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी, दैट विल बी 1.5 इंटू 10 की पावर -3. नो बेटे ये कैंसिल हो गया, ये 0.5 आ गया इधर, और ये कितना हो जाएगा बेटे, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, -3 + 7 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 10 हो गया इंटू क्या जी बेटे, इंटू 2.5 दिस मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब ये तो आया बेटे क्या बल्क मॉडुलस. नाउ कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई बल्क मॉडुलस. तो ये हो गया बेटा क्या 1 अपॉन 2.5 इंटू 10 की पावर 10. अब ऐसा कीजिए बेटा इसको 25 कर लीजिए तो उसका 0 ऊपर आ जाएगा, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये कितना हो गया बेटे, ये हो जाएगा 100/25 4 इंटू 10⁻11 दीज मेनी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, दीज मेनी मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. ये क्लियर हुआ बेटे 8th क्वेश्चन. नेक्स्ट ninth question. Find the force which must act tangentially over the surface of a body, of area 18 centimeter square in order to produce a shear of 2 degree given eta, that is modulus of rigidity आपको दे रखा है 9 इंटू 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर. बेटे अगर आप सीजीएस सिस्टम रखते हो तो जो एंगल ऑफ शेयर है दैट यू कैन टेक इन डिग्रीज, लेकिन अगर आप एसआई सिस्टम रखते हो तो जो एंगल है वो आपको लेना पड़ेगा रेडियंस में. ठीक है बेटे, तो यहां पे सारी यूनिट्स हमें सीजीएस में दे रखी है, सो वी विल फॉलो सीजीएस सिस्टम. अब देखिए बेटे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू एफ बाई ए इंटू थीटा, तो फोर्स कितनी आ गई बेटे, फोर्स इज इक्वल टू ईटा ए इंटू थीटा. नो एफ इज इक्वल टू ईटा कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 11 इंटू ए कितना हो गया बेटे 18 इंटू थीटा कितना है 2 डिग्री. ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ जाएगा यदि आप इसको सॉल्व करते हैं. सो दिस बेटे इसकी कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे, ये इतने डाइन्स की फोर्स आ जाएगी, दीज मेनी डाइन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 10th क्वेश्चन.
A copper wire of cross-sectional area 0.01 centimeter square is under a tension of 20 newtons. Find the decrease in cross-sectional area. Young's modulus of copper 1.1 into 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर and Poisson's ratio is equal to 0.32. सो बेटे देखिए ये हमारे को क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमको गिवन है और ये अंडर टेंशन यानी कि फोर्स गिवन है, और फिर हमने क्या पता करना है, वी आर टू फाइंड द डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया. नाउ डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकालना है, और हमें क्या दे रखा है बेटे, यंग्स मॉडुलस दे रखा है कॉपर का, और बेटे पॉइजन रेशियो दे रखी है. नाउ देखिए मैं ओरिजिनली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो था दैट इज 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेटे फोर्स जो हमको दे रखी है शुरुआत में जो हम लगा रहे हैं दैट इज 20 न्यूटन्स. नाउ डिक्रीज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी डेल्टा ए वी वांट टू फाइंड आउट. ठीक है बेटे, और यंग्स मॉडुलस, ये यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो आपको गिवन है, यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो आपको गिवन है. नाउ बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए बेटे यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाई लीनियर स्ट्रेन. यंग्स मॉडुलस पता है, स्ट्रेस पता लग जाएगा. स्ट्रेस क्या हो जाएगा बेटे, फोर्स पर यूनिट एरिया. तो यहां से आप लीनियर स्ट्रेन पता कर लेंगे. लीनियर स्ट्रेन क्या हो जाएगा बेटे, स्ट्रेस बाय वाई. ये आपने लीनियर स्ट्रेन यहां से निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय वाई, दैट इज स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया. एरिया कितना है बेटे, 0.01 इंटू 10 की पावर -4. ठीक है बेटे, ये हो गया एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस कितना हो गया बेटे, 1.1 इंटू 10 की पावर 11. अब आपका लीनियर स्ट्रेन आ गया. अब क्या कीजिए बेटा, पॉइजन रेशियो आपको दे रखी है, पॉइजन रेशियो न्यू ये होती है लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाता है बेटे, डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन लीनियर स्ट्रेन. लीनियर स्ट्रेन आप यहां से निकाल लेंगे, पॉइजन रेशियो आपको पता है, तो लैटरल स्ट्रेन आ जाएगा बेटे, यू विल गेट लैटरल स्ट्रेन. अब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है बेटे, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यदि आपको दे रखा हो तो दैट इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ का स्क्वायर, तो πd²/4 हो गया बेटा. ये एरिया किसके बराबर दे रखा आपको, 0.01 के बराबर. यहां से क्या करोगे आप, डी निकाल दोगे बेटे, यू कैन कैलकुलेट डी. अब ये डी निकाल के ये बेटा यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, तो आपको क्या मिल जाएगा, डेल्टा डी. ये डेल्टा डी ही हमने निकालना है, दैट इज द डिक्रीज इन. अब ये डेल्टा डी क्या आया बेटा, दिस इज द चेंज इन डायमीटर. तो अब आपको पता है कि ओरिजिनली डायमीटर कितना था, डी. अब कितना हो जाएगा बेटा, डी माइनस डेल्टा डी. ठीक है बेटे,
तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो नया एरिया आएगा दैट विल बी पाई बाय 4 इंटू डी माइनस डेल्टा डी का स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो आप ये वाले फार्मूले से, अब इतनी सारी आपको स्टेप्स हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए बेटा, पहले सबसे पहले यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन। आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, यू विल कैलकुलेट व्हाट इज द लीनियर स्ट्रेन। लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस बाय वाई। तो लीनियर स्ट्रेन आपने निकाल लिया और पॉइजन रेशियो आपने ले ली। पॉइजन रेशियो क्या होता है बेटे, लैटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन। फिर आपने क्या करा, लैटरल स्ट्रेन निकाल दिया। अब बेटा लैटरल स्ट्रेन वंस आपने निकाल लिया तो यू नो लैटरल स्ट्रेन, अब आप चेंज इन डायमीटर निकाल सकते हो। चेंज इन डायमीटर कैसे निकाल सकते हो बेटे, आपको पता है एरिया दे रखा है आपको, तो यहां से डायमीटर निकाल लो, और जब आपने डेल्टा डी निकाल दिया तो आपको पता लग गया अब डायमीटर कितना हो गया, डी माइनस डेल्टा डी। और फिर हमने फिर दोबारा से क्या करा, एरिया निकाल दिया नया। ठीक है बेटे, ये ए डैश हो गया। अब फाइनली आंसर क्या बनेगा, ए माइनस ए डैश। डिक्रीज इन एरिया कितना हो जाएगा बेटे, डिक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश, इज इक्वल टू ए माइनस ए डैश। क्लियर है बेटे, थोड़े स्टेप्स ज्यादा हैं, क्वेश्चन अच्छा है, तो आप बेटे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको नोट करा देता हूं बेटे। इसका आंसर है, जो डिक्रीज इन एरिया आ रहा है, डिक्रीज इन एरिया दैट इज इक्वल टू 1.16 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द डिक्रीज एरिया। ठीक है बेटे, क्लियर है ये। नाउ नेक्स्ट, next topic rather, now we have discussed 10 questions based upon elasticity, और हमारा ये टॉपिक जो एक सब पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का, वो हमने खत्म कर लिया, इलास्टिसिटी को खत्म कर लिया। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू प्रेशर। जो बेटा प्रेशर की स्टडी है, नाउ जो प्रेशर की स्टडी है वो एक तो फ्लूइड्स में होती है, रेस्ट पे, रेस्ट स्टेट में भी करी जाती है। तो हम लोग प्रेशर को इन डिटेल पढ़ेंगे, और अभी जो फ्लूइड्स का रेफरेंस लेंगे वो फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे। वी विल बी स्टडिंग प्रेशर कपल्ड विद फ्लूइड स्टैटिक्स। बेटा फ्लूइड डायनेमिक्स भी होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड्स के मोशन की स्टडी की जाती है। अब यहाँ पे जितनी भी प्रेशर रिलेटेड स्टडी हम लोग करेंगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन कंसिडरिंग दैट द फ्लूइड्स आर इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, और फ्लूइड प्रेशर वगैरह ढूंढेंगे बेटा। नाउ देखिए, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर। नाउ देखिए बेटा, प्रेशर का बेसिक मीनिंग क्या होता है, प्रेशर का मतलब क्या होता है। बेटे देखिए, मैं जमीन पे खड़ा हूं और सारा मेरा बॉडी का वेट मेरे फीट के जरिए, फीट जो है उनके एरिया के जरिए क्या हो रहा है, जमीन पे लोड हो रहा है। तो जमीन पे आई एम एक्सर्टिंग प्रेशर। अब देखिए बेटे, जितना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है, उतना ही कांटेक्ट सरफेस ज्यादा बनेगा, यानी कांटेक्ट सरफेस जिस पे की फोर्स एक्ट करेगी। अब मेरे पैरों से मेरा लोड जमीन पर नॉर्मली एक्ट कर रहा है, और जिस एरिया पे एक्ट कर रहा है वो एरिया मेरे फीट के एरिया जितना ही होगा। तो सपोज कीजिए जो फीट का एरिया है दैट इज ए। नाउ बेटा, जो फोर्स एरिया के नॉर्मल एक्ट करती हैं उन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। जो फोर्सेस एरिया के नॉर्मल एक्ट करती हैं उनको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। नाउ प्रेशर इज डिफाइंड एज द थ्रस्ट एक्टिंग, the thrust acting per unit area. So pressure P is equal to thrust area. Thrust क्या हुआ बेटा, thrust is normal force, thrust is normal force to the area. now बेटा यूनिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, एसआई यूनिट्स। थ्रस्ट इज इन न्यूटन, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, तो एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या इसको बेटा कई बार हम लोग पास्कल भी बोल देते हैं, 1 पास्कल। आई माइंड यू, मैंने रास्कल नहीं बोला, आई हैव सेड पास्कल। सो 1 पास्कल इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 पास्कल प्रेशर कब होगा, जब 1 न्यूटन का थ्रस्ट एक्ट करेगा 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे, तो देन वी से दैट द प्रेशर एट दैट पर्टिकुलर एरिया इज 1 पास्कल। नाउ ये तो बेटे हमने प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन करी, बेसिकली डिफाइन किया प्रेशर को। नाउ बेटा ये फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे एक्ट करता है और इसमें किस तरह के सवाल हमारे को आते हैं वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। दैट मीन्स आई विल बी डिस्कसिंग नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आई विल बी डिस्कसिंग नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आई विल बी डिस्कसिंग नाउ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ देखो बेटा, अगर हम कहते हैं प्रेशर, तो प्रेशर के लिए सबसे पहले हमको फोर्स चाहिए। वी नीड ए फोर्स फॉर जनरेटिंग ए प्रेशर। एक प्रेशर जनरेट करने के लिए वी नीड ए फोर्स। अब देखिए, ये मेरे पास एक बर्तन है बेटे, सिलेंड्रिकल बर्तन है, यानी कि इसका बेस कैसा होगा, गोल। इसके बेस द एरिया, इसके बेस का एरिया क्या है बेटे, ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए। इसमें हमने बेटे पानी भर दिया टॉप तक, और इस जो पानी की हाइट है वो है एच। कोई लिक्विड भर दिया, पानी जरूरी नहीं बेटे, कोई लिक्विड भर दिया, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है वो एच है। जो लिक्विड आपने भरा उसकी डेंसिटी रो है बेटे, उसकी डेंसिटी रो है। नाउ बेटे देखिए, देयर आर 2 डिफरेंट लॉज। पास्कल ने 2 अलग अलग लॉज दिए थे प्रेशर के लिए। एक तो है पास्कल ने कंसीडर किया था प्रेशर इन दी प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, और दूसरा था प्रेशर इन दी एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना हो तो प्रेशर क्या होगा। इसी बर्तन में मैं इसी लिक्विड में 2 पॉइंट्स लगा देता हूं बेटे, ए, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। अगर तो ग्रेविटी नहीं है, अगर तो ग्रेविटी नहीं है तो बेटा जितना प्रेशर ए पे है उतना ही बी पर है। ये प्रेशर है क्यों, क्योंकि बेटा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो लिक्विड के एटम्स हैं, वो आपस में एक दूसरे पे टकराते हैं, ठीक है। दे आर एक्सर्टिंग फोर्स, they are exerting force on the base of the container, they are exerting force on the walls of the container, they are exerting force in between also when they are colliding with themselves, जब वो collide कर रहे हैं। तो बेटा अगर ग्रेविटी नहीं है तो जितना प्रेशर ए पर है इस लिक्विड में उतना ही प्रेशर बी पर है। ये पास्कल लॉ ऑफ ग्रेविटी है। नाउ अगर ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी है, जो कि प्रैक्टिकली हर एक सिचुएशन में ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ग्रेविटी ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही है अर्थ पे, जहां मर्जी लीजिए, तो उस सिचुएशन में प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी विल बी डिफरेंट। प्रेशर एट ए विल नॉट बी इक्वल टू प्रेशर एट बी if gravity is taken into consideration. Pressure at A is equal to pressure at B if no gravity is considered. This is based upon Pascal's law. Now bete, pressure at A is not equal to pressure at B. Pascal's law of no gravity, with no, considering no gravity. Pascal law of no gravity is considered. If gravity is considered, then PA is not equal to PB. तो अब हम ये चेक करेंगे, हम ये स्टडी करेंगे डिटेल में पास्कल लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के साथ प्रेशर कैसे फ्लूइड में अंदर चेंज करता है और प्रेशर होता क्या है, ये पर्टिकुलर सिचुएशंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बेटे। नाउ उससे फिर हम डिसाइड करेंगे कि प्रेशर ए पे ज़्यादा या बी पर ज़्यादा। और ये प्रेशर पहले तो ग्रेविटी के कारण जो एग्जर्ट होता है प्रेशर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। लिक्विड एट रेस्ट है तो उसके कारण जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ बेटे देखिए, क्योंकि दिस सेकंड लॉ इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटे। नाउ
ये बर्तन का बेस है, बर्तन के बेस पे प्रेशर देखते हैं पहले। वी लुक एट द बर्तन बेस प्रेशर। जो ये बर्तन दिया हुआ है सिलेंड्रिकल बर्तन, इसके बेस पे बेटा प्रेशर कितना है ये हम पहले चेक करेंगे। आप देखिए सारे के सारे लिक्विड का बाहर कहां पे एक्ट कर रहा है, बर्तन के बॉटम पे। तो अगर मैं बेटा वेट ऑफ लिक्विड निकालूं विच इज एक्टिंग ऑन दी बॉटम ऑफ द वेसल, दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू एच। ए इंटू एच क्या है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट यू हैव टेकन। ए इंटू एच इज वॉल्यूम। अब डेंसिटी आपको रो दे रखी है बेटे, रो क्या होगी, डेंसिटी। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। अब इंटू जी कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वेट। इंटू जी कर दोगे दैट विल गिव यू दी वेट। सो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास, मास इंटू जी दैट इज गिविंग अस वेट। सो इतना वेट कहां पे एक्ट कर रहा है बेटा, बॉटम पे एक्ट कर रहा है। तो ये वेट कैसे एक्ट कर रहा है, नॉर्मल टू दी एरिया। तो यानी कि ये वेट किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू थ्रस्ट। नाउ प्रेशर इज इक्वल टू दिस थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट कितना हो गया बेटे, ए एच रो जी अपॉन एरिया ए। तो प्रेशर कितना हो गया बेटे, एच इंटू रो इंटू जी। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब लेट अस कंसीडर दी प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी पॉइंट। अब देखिए ए पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है, इतनी हाइट का लिक्विड है H1, और बी पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है, इतनी हाइट का। बेटा लिक्विड किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा है, बी पॉइंट के ऊपर ज्यादा लिक्विड है। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे वेट भी ज्यादा होगा, और वेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर ज्यादा होगा बेटा। और ए पॉइंट के ऊपर कम लिक्विड है तो कम बाहर पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, द प्रेशर विल बी लेस। सो प्रेशर एट ए is less than pressure at B. Pressure, that means pressure at B is greater than pressure at A. Now देखिए अब हमने बॉटम पे तो बात कर ली, बॉटम पे हमने बात कर ली दैट द प्रेशर एक्टिंग इज P एंड P इज इक्वल टू एच रो जी। अब बेटा साइड वॉल्स की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट साइड वॉल्स पे कितना प्रेशर एग्जर्ट होता है। नाउ साइड वॉल्स के प्रेशर को डिस्कस करने के लिए ये बर्तन मैं दोबारा से बना दूंगा बेटे। नाउ इसमें देखिए ये हमारा एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ए था इसका, प्रेशर नीचे कितना एक्ट कर रहा था, पी। प्रेशर बेटे वेक्टर होता है ये स्केलर। देखिए बेटा प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज जस्ट ए मेजर, इट इज सिंपली ए मेजर। नाउ ये प्रेशर पी एक्ट कर रहा है। अब मेरे को एक बात बताइए, इस टॉप सरफेस पे प्रेशर कितना है, जीरो। टॉप ऑफ द सरफेस पे प्रेशर जीरो है, बॉटम पे प्रेशर एच रो जी है। क्यों, इसके ऊपर तो लिक्विड है ही नहीं बेटे, टॉप मोस्ट सरफेस के लिक्विड के सरफेस के ऊपर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाकी तो कोई प्रेशर है ही नहीं। नाउ देखो बेटा अब हमने साइड वॉल का प्रेशर है ना, साइड वॉल के पे प्रेशर पता करना है। साइड वॉल पे हमेशा इस टॉप और बॉटम के प्रेशर का एवरेज प्रेशर एक्ट करता है, उन दोनों का मीन प्रेशर एक्ट करता है। सो इसका मतलब बेटे प्रेशर ऑन दी साइड वॉल्स, pressure on the side walls is equal to pressure at top plus pressure at bottom by 2. so ये कितना हो गया, P by 2, P कितना है बेटे, H rho G by 2. so this is the pressure on the side walls, this is the pressure on the side walls. अब इसका मतलब क्या हुआ, जितना बॉटम पे प्रेशर है उसका हाफ प्रेशर हो गया, उसका प्रेशर हाफ प्रेशर हो गया। अब इसी से लिंक्ड एक प्रॉब्लम करेंगे बेटा, वी विल डिस्कस नाउ वन प्रॉब्लम। इसी से लिंक्ड एक प्रॉब्लम, what
is the diameter, what is the diameter of a cylindrical vessel, what is the diameter of a cylindrical vessel in which a liquid is filled to a height h, and liquid of density rho, if the thrust at the base of the vessel is equal to the thrust at the base of the vessel is equal to the thrust on the curved surface of the vessel. Now बेटा डायमीटर बर्तन का क्या रखा जाए कि उसमें कैपिटल एच हाइट तक हमने लिक्विड भरा है और उसकी डेंसिटी दे रखी है लिक्विड की, और तब क्या हो, जो थ्रस्ट बेस पे है, बॉटम पे जो थ्रस्ट है वही थ्रस्ट कहाँ हो जाए बेटा, सेम थ्रस्ट एक्ट्स एट द साइड, दैट इज एट द कर्व्ड सरफेस. नाउ ये बेटा मैं बर्तन ले लेता हूं, सिलेंड्रिकल बर्तन, इसका डायमीटर हमको डी दे रखा है और इसमें बड़ा एच हाइट तक लिक्विड हम लोगों ने भर रखा है और लिक्विड का डेंसिटी है डी. पहले देखो बेटा, बॉटम पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, बेस पे P, और साइड पे प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है बेटे, P/2. ये तो आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस किया. साइड वॉल्स पे द प्रेशर इज हाफ दैट ऑफ द प्रेशर दैट इज एक्टिंग एट द बॉटम ऑफ द वेसल. नाउ बेटा देखिए, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, तो थ्रस्ट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया. तो प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस कितना हो जाएगा बेटे, पाई डी स्क्वायर बाई 4, पाई डी स्क्वायर बाई 4. सो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4, दिस इज व्हाट, this is thrust at the bottom, this is equal to thrust on the side walls. Side walls पे thrust कितना हो जाएगा, P/2 pressure into area of side walls. area of side walls कितना हो जाएगा बेटे, 2 पाई RH होता है, एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH. तो R कितना हो जाएगा बेटे, D/2 इंटू कैपिटल H. P से P कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक डी कैंसिल, ठीक है बेटे, ये 2 से 2 कैंसिल और एक 2 यहाँ पे कैंसिल. तो इसका मतलब डी कितना आ गया, यानी कि जितनी लिक्विड की हाइट है, अगर बर्तन का डायमीटर उसका दुगना होगा तो जितना साइड वॉल्स पे फोर्स लगेगा लिक्विड के कारण, उतना ही बॉटम पे फोर्स लगेगा. ठीक है बेटे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये. नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग समथिंग दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स. नाउ बेटे, व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है.
देखिए बेटे मेरे पास 3 बर्तन है, एक बर्तन ऐसा, दूसरा बर्तन ऐसा, तीसरा बर्तन ऐसा। तीनों में सेम लिक्विड भर रखा है बेटे, तीनों के तीनों में सेम लिक्विड भर दिया हमने, और लिक्विड ऐसे भर रखा है कि लेवल तीनों में सेम है, यानी कि पहले में H लेवल है तो दूसरे में भी लिक्विड का लेवल H ही है, और तीसरे में भी लिक्विड का लेवल H ही है। Now density of the liquid that you have filled in is rho rho rho। अब किसके बॉटम पे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? बेटे हमें एक इसमें आमतौर पे गलती लगती होती है, हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा लिक्विड तो इसमें है, सबसे ज्यादा लिक्विड, ठीक बात भी है, सबसे ज्यादा लिक्विड है भी इसमें, वेट ऑफ लिक्विड सबसे ज्यादा है इसमें, फिर हो सकता है फिर इसके बाद इसमें उससे ज्यादा लिक्विड है, और फिर इसमें सबसे कम लिक्विड है, तो इसका मतलब प्रेशर इसमें ज्यादा, उससे कम इसमें, सबसे कम इसमें। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हम ये कहेंगे कि हाँ जी, नंबर 1 वाले बर्तन में सबसे ज़्यादा प्रेशर, और नंबर दूसरे वाले बर्तन में उससे कम, और नंबर तीसरे वाले में सबसे कम। लेकिन इसी को कहते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है बेटे? एनॉमली। एनॉमली मतलब गलती, जो हम गलत सोचते हैं। अब ऐसा है कि जो प्रेशर का फार्मूला ध्यान कीजिए, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, यानी कि प्रेशर 3 चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, दूसरा डेंसिटी, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीनों अर्थ पे पड़े हैं तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी डिफरेंट होने का सवाल ही नहीं है, एक ही प्लेस पे पड़े तो जी तो सेम ही होगा। अब दूसरा डेंसिटी, बेटा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सेम लिक्विड है तो इसका मतलब डेंसिटी भी सेम है। अब अगर एच भी तीनों में सेम है तो इसका मतलब बेटे क्या होगा? प्रेशर विल आल्सो बी सेम। In all the 3 vessels, the pressure at the bottom will be H into rho into G, that is same. तो pressure will not change, तो pressure नहीं बदलता है। तो ये बेटा ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है जिसमें हमें आमतौर पे गलती लग जाया करती है।